आज हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इम्यूनोलॉजी। तो आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो इम्यूनोलॉजी है ये होती क्या है और इस इम्यूनोलॉजी में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री नंबर 1 और ये है कंट्री नंबर 2, और इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बॉर्डर लाइन है। ये जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन के दोनों साइड में दोनों देशों के जवान तैनात हैं। मान लो कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि इन दोनों देशों के बीच में झगड़ा होने की नौबत आ गई, तो ये जो दोनों साइड में खड़े हुए जवान हैं ये अपने अपने पार्ट को डिफेंड करने की कोशिश में लग जाएंगे। करेक्ट। एग्जैक्टली वैसा ही होता है एक होस्ट की बॉडी में जब कोई फॉरेन पैथोजन या फिर कोई बाहर का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि हमारा जो पेट होता है, हमारे जो घर में कुत्ता होता है, जैसे ही वो किसी अजनबी इंसान को देखता है तो उस पर भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये घर का सदस्य नहीं है। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, यानी वो सेल्स जो बॉडी को डिफेंड करने के लिए तैनात किए गए हैं, उनको भी पता चल जाता है कि ये हमारा होस्ट का प्रोटीन नहीं है, ये हमारा एंटीजन नहीं है। और जैसे ही उन इम्यून सेल्स को ये बात पता चलती है, वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। किस किस के बीच में? इम्यून सेल्स के बीच में और पैथोजन के बीच में। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही बातें पॉसिबल हैं कि या तो ये जो इम्यून सेल्स हैं ये इस पैथोजन को आकर के मार लें, और अगर ऐसा होता है तो हम लोग बीमार नहीं होते। लेकिन बात कर लेते हैं दूसरे केस की, और उस दूसरे केस में क्या होता है, मान लो कि अगर ये पैथोजन वाली सेल्स इम्यून सेल्स पर हावी होना स्टार्ट कर दें और इनको दबाना स्टार्ट कर दें, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो डाउन रेगुलेटेड हो जाएगा। उस केस में हम लोग बीमार हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये जो जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, ये जो इम्यून सिस्टम है जो हमें पैथोजन से बचाता है, जो हमारी बॉडी में एक फाइट जनरेट कर देता है जब वो किसी फॉरेन मॉलिक्यूल को देखती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी जो हम लोग करते हैं वो करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंडर। करेक्ट। तो बात कर लेते हैं कि आज का हम लोगों का पहला टॉपिक क्या होने वाला है। जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी, जिसका दूसरा नाम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी है। तो किसी का भी ऐसे ही कोई नाम तो नहीं पड़ जाता है। एक बच्चा जो बचपन में बहुत मोटा होता है उसको मोटू मोटू बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे ही ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इस इन्नेट इम्यूनिटी का एक दूसरा नाम है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो आखिर इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है बड़ी ही मासूम है, बहुत भोली है। इसको नहीं पता कि बैक्टीरिया को अलग तरीके से मारना है, वायरस को अलग तरीके से मारना है, प्रोटोजोआ को अलग तरीके से धर दबोचना है। बहुत भोली है। तो होता क्या है, जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, अब चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई वायरस है, चाहे आपका प्रोटोजोआ है या पैरासाइट है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है उन सबको एक ही प्रोसीजर से मारने की कोशिश करती है, एक ही तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स हर पैथोजन के लिए डेवलप कर देती है। तो इसलिए इसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी में जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले उनके ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स के बारे में कि इनेट इम्यूनिटी में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, तो बेसिकली जो इनेट इम्यूनिटी है इसके 4 कंपोनेंट, सब टॉपिक होने वाला है इनेट इम्यूनिटी का, वो है कंपोनेंट्स। कि भाई इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इनेट इम्यूनिटी किस किस तरीके से बॉडी में फॉरेन मॉलिक्यूल को जाने से रोकती है। तो इसमें हम बेसिकली 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा आपका मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर में हम लोग बात कर रहे होंगे कि हमारी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर स्किन होती है, और ये जो स्किन होती है ये इम्परवियस है। इम्परवियस मतलब फॉरेन पैथोजन या फिर कोई भी चीज़ बॉडी में आसानी से घुस नहीं सकती। क्यों नहीं घुस सकती? क्योंकि बॉडी के ऊपर एक एपिडर्मल लेयर है और इस एपिडर्मल लेयर के अंदर एक डर्मल लेयर है, और वो जो डर्मल लेयर होती है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो कि फॉरेन पैथोजन को बॉडी के अंदर घुसने नहीं देती। और ये जो एपिडर्मल और डर्मल लेयर है ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती है, जिसकी वजह से पैथोजन कितनी भी कोशिश कर ले, अनटिल और अनलेस हमारी जो स्किन है कहीं से कटी ना हो, कहीं से छिली ना हो, कहीं से जली ना हो, तब तक पैथोजन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बॉडी के अंदर घुसना। तो इन सब चीज़ों की जो बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे मैकेनिकल बैरियर में। दूसरा बैरियर होता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर में हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस कौन कौन से होते हैं जो कि फॉरेन पैथोजन को मारने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग रोज़ खाना खाते हैं और खाने के साथ बहुत सारे पैथोजन, बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट भी बॉडी में एंटर हो जाते होंगे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे ही वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हम लोग हर बार बीमार हो जाएं? वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जैसे ही वो खाना हमारे स्टमक में पहुंचता है, स्टमक का जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन उस खाने के साथ हमारे स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, वहाँ पर वो मार दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे केमिकल बैरियर में। रिस्पायरेटरी सिक्रीशंस हुए, इंटेस्टाइनल सेल्स हुई। इंटेस्टाइनल जो सेल्स होती हैं उसमें एक पर्टिकुलर तरीके की सेल्स होती हैं, एक स्पेसिफिक तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम पैनिथ सेल्स बोलते हैं। ठीक बात। आपका जो तीसरा कंपोनेंट है वो है सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट, सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स। ये जो आपके सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं ये सिक्रीट किए जाते हैं हेपेटोसाइट्स के द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं ये इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच की एक कड़ी है। ये भी हम देखेंगे कि ये इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच का ब्रिज क्यों कहे जाते हैं। और जो आपका चौथा कंपोनेंट होगा वो होंगे आपके योद्धा, यानी इनेट इम्यूनिटी में यूज़ होने वाले योद्धा कौन कौन से हैं, किन किन सैनिकों को ये इनेट इम्यूनिटी तैनात करती है कि जैसे ही कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी में एंटर करे उसे धर दबोचना। तो चौथे कंपोनेंट्स होंगे आपके सेलुलर कंपोनेंट्स। सेलुलर कंपोनेंट्स में हम सेल्स की बात करेंगे, अलग अलग सेल्स जो कि इनेट इम्यूनिटी में आपकी हेल्प करती हैं, जैसे आपकी न्यूट्रोफिल्स हुई, मैक्रोफेजेस हुई। टिश्यूज़ की बात करें अगर ब्लड की बात करते हैं तो वहाँ पे मोनोसाइट्स हो गई।
दूसरा जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे होंगे इनेट इम्यूनिटी के अंदर, वो होगा हम लोगों का कि जो इनेट इम्यूनिटी है वो पैथोजन को मारती किस किस तरीके से है, पैथोजन का खात्मा किस किस तरीके से होता है। तो खात्मा जो होता है वो कुछ प्रोसेस से होता होगा। तो दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वो प्रोसीजर या फिर वो प्रोसेस के बारे में जिससे इनेट इम्यूनिटी पैथोजन को धर दबोचती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ इनेट इम्यूनिटी या फिर इन्वॉल्व्ड इन इनेट इम्यूनिटी। तो कौन कौन से प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे होंगे? सबसे पहला प्रोसेस आपका फेगोसाइटोसिस, जिसमें आपकी जो फॉरेन पैथोजन होता है या फिर आपकी कोई अपोप्टोटिक सेल है, ऐसी सेल जो मर चुकी है, तो उस फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई ऐसी सेल है जो कि मर चुकी है या फिर आपका कोई फॉरेन पैथोजन है, उसको इनेट इम्यून सेल्स आकर के निगल लेती हैं और निगलने के बाद उसको अपने एक ऑर्गेनेली में भेज देती हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। अब आप लोगों को एक बात तो पता होगी कि जो लाइसोसोम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे आपका कैथेप्सिन हो गया, आपके लाइपेज हो गए, आपके प्रोटीएजेस हो गए। और एक और प्लस पॉइंट होता है लाइसोसोम के अंदर कि उसका जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5.5 तक। तो जैसे ही वो जो फॉरेन पैथोजन होता है या फिर कोई अपोप्टोटिक सेल हुई या फिर कोई सेलुलर डेब्रिस हुआ, वो उस लाइसोसोम के अंदर जाता है, वहाँ पर उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो फेगोसाइटोसिस में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो फेगोसाइटोटिक सेल की तरह या फिर फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करती हैं और प्रोसीजर क्या होता है एक्चुअल में। दूसरा प्रोसेस होगा ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस के बाद ऑप्सोनाइजेशन। हिंदी मूवीज़ तो आप लोग देखते ही होंगे और उन हिंदी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो विलन होता है वो हीरो की किसी वीकनेस को पकड़ लेता है, दुखती रग, और जैसे ही हीरो थोड़ा उछलने की कोशिश करता है तो वो उसकी रग को दबा देता है। तो यही जो इनेट इम्यूनिटी है ये उसी तरीके को अपना लेती है। अब ये करती क्या है कि भाई पैथोजन को मौका ही मत दो कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर पाए। तो उस केस में हमारी जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती है। और इसमें क्या होता है कि भाई पैथोजन की एक दुखती रग पकड़ लो और पैथोजन को इतना कमज़ोर कर दो कि वो अपने आप को बचा ही ना पाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्सोनिन्स इंक्लूड होते हैं। उन ऑप्सोनिन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑप्सोनिन्स क्या होते हैं ऑप्सोनाइजेशन के अंडर। जो आपका तीसरा प्रोसेस होगा वो होगा PRR रिस्पॉन्स। पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स, ये होस्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जो आपकी पैथोजन की सेल होती है उसके ऊपर पैम्प होते हैं। और जैसे ही इन PRR को बॉडी में कोई पैम्प नज़र आ जाता है, इनको तुरंत पता चल जाता है कि भाई ये पैम्प है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये आपकी पैथोजन है, ये आपकी फॉरेन सेल है। और जैसे ही उसको ये बात पता चलती है वहाँ पर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और तभी के तभी उस पैथोजन को मार दिया जाता है। तो ये होता है आपका PRR रिस्पॉन्स। इसमें हम कई सारी चीज़ों की बात करेंगे, जैसे आपके TLRs की बात करेंगे कि कौन सा TLR किस पैथोजन के मॉलिक्यूलर पैटर्न्स को पहचानता है, C टाइप लैक्टिन रिसेप्टर्स की बात करेंगे, नोड की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा अगला सब टॉपिक होगा इसमें वो होगा एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब भाई ये एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटेशन में बेसिकली हम दो पाथवेज के बारे में बात करेंगे।
पहला पाथवे आपका एंडोसाइटिक पाथवे और दूसरा साइटोसोलिक पाथवे, कि कैसे कौन से वाली MHC कौन से वाली टी सेल से जाकर के इंटरेक्ट होती है और वहाँ कौन सा पाथवे चलता है और किस तरीके से पैथोजन को मार दिया जाता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे एंटीजन प्रेजेंटेशन के अंदर। देन जो हमारा अगला प्रोसेस होगा 5th, वो होगा इन्फ्लामेशन। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे ही इस स्किन पर कोई कट लगता है या फिर ये कहीं से जल जाती है, कहीं से छिल जाती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर जलन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जलन कैसे होती है, कौन से सेल्स होते हैं कि वो जलन करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जलन एक्चुअल में हो क्यों रही होती है, क्या रीज़न होता है? तो वो जलन भी आपकी इन्नेट इम्यून सेल्स करते हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करके। और कौन कौन से केमिकल्स होंगे डिटेल में हम लोग वहाँ पढ़ रहे होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकालते हैं, ल्यूकोट्राइन्स निकालते हैं, हिस्टामीन्स को सिक्रीट कर देते हैं, और जैसे ही ये केमिकल्स उस रीजन पे लगे हुए होते हैं तो ये केमिकल्स क्या काम करते हैं, ये केमिकल्स आपका जलन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इस केस में पैथोजन को एक तरीका मिल जाता है बॉडी के अंदर एंटर करने का। अब हमारा जो होस्ट की बॉडी होती है वो भी अलग अलग तरीके निकालती है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये भी हमारे होस्ट की बॉडी का एक डिफेंड करने का तरीका है अपने आप को पैथोजन से, कि जैसे ही फॉरेन पैथोजन, क्योंकि फॉरेन पैथोजन को अब एक खिड़की मिल गई एंटर करने के लिए, जैसे ही वो फॉरेन पैथोजन इस खिड़की से एंटर करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर उसी रीज़न पे आपके एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही उन एंटीबॉडीज़ को पता चलेगा कि फॉरेन पैथोजन आ गया, उस खिड़की से देख करके वो लोग उसको गेट से नहीं बुलाएंगे, खिड़की पे ही अटैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इन्फ्लामेशन की बात करेंगे डिटेल में कि इन्फ्लामेशन 2 तरीके के होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन और दूसरा आपका क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, महीनों से सालों तक, और कभी कभार इसकी वजह से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी बॉडी में जनरेट हो जाते हैं। तो इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक होगा जो हम लोग कवर कर रहे होंगे वो होगा एंजाइम्स, कि जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, ये सब टॉपिक होगा फेगोसाइटोसिस का, कि जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, इस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इन फेगोसाइटोसिस, अब इसमें हम बेसिकली 4 एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका पहला जो एंजाइम होगा वो होगा NADPH ऑक्सीडेज। ये जो आपका NADPH ऑक्सीडेज होता है ये फेगोसाइटिक सेल के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज करो ये फेगोसाइटिक सेल है, फेगोसाइटिक सेल में भी आप मैक्रोफेज मान सकते हो उसको, और इस मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर ये NADPH प्रेजेंट होता है। अब भाई ये NADPH ऑक्सीडेज प्रेजेंट तो होता है मेम्ब्रेन पर फेगोसाइटिक सेल में इसका काम क्या है? तो ये काम करता है कि सुपर ऑक्साइड एनायंस बनाने का काम करता है। यानी NADPH ऑक्सीडेज आपका सुपर ऑक्साइड एनायंस बना देता है, और वो जो सुपर ऑक्साइड एनायंस होते हैं, तो NADPH प्लस ऑक्सीजन मिलकर के सुपर ऑक्साइड अनायन बना देते हैं, और ये जो सुपर ऑक्साइड अनायन होते हैं ये आपके जो पैथोजेंस होते हैं उनको मारने का काम करते हैं। और पैथोजन में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपके फंजाई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसमें हम पहला एंजाइम पढ़ेंगे NADPH ऑक्सीडेज।
अगर हम दूसरे एंजाइम की बात करें तो वो होगा हमारा SOD, और ये SOD क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और ये सोडियम ऑक्साइड डिसम्यूटेज क्या करता है और प्रेजेंट कहाँ होता है? सोडियम ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो जो पहला एंजाइम था उसने क्या बनाया था? सुपर ऑक्साइड एनायन। उस सुपर ऑक्साइड एनायन को ये कन्वर्ट कर देता है आपका ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये बात आप लोगों को पता होगी कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन और लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है, उसकी कंपोजिशन होती है, उसको डिसरप्ट कर देते हैं। और जैसे ही किसी पैथोजन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिसरप्ट हुई, वैसे ही पैथोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, वो भी डिसरप्ट हो जाता है और इस तरीके से पैथोजन मर जाता है। इसमें जो हम लोग तीसरे एंजाइम की बात करेंगे वो होगा कैटलेज। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कैटलेज के बारे में। ये जो कैटलेज होगा, सोडियम ऑक्साइड डिसम्यूटेज ने जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया है उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन में और पानी में। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होगी उसी ऑक्सीजन को बाद में यूज़ करता है NADPH ऑक्सीडेज। और यहाँ जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है उसको आप रेस्पिरेटरी बर्स्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अगला एंजाइम जो होगा वो होगा आयनोस। क्या होगा? आयनोस, इंड्यूसेबल निट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। और ये क्या करता है? ये करता है आपका एक PIP2 पाथवे का एक्टिवेशन। और वो जो आपका PIP2 पाथवे होता है उसमें बाद में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज फॉर्म हो जाती हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि कोई सी भी ऑक्सीडेटिव स्पीसीज हो, चाहे वो नाइट्रोजन वाली हो चाहे वो ऑक्सीजन वाली हो, दोनों ही पैथोजन के लिए हार्मफुल है। तो इस तरीके से इनेट इम्यूनिटी के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ये कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं कंपोनेंट्स की। तो पहला कंपोनेंट क्या होगा उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये काम कैसे करती है। ठीक है, पता तो चले कि भाई किसी रेसिपी को बनाने का तरीका है क्या। तो हम लोग बात कर लेते हैं हाउ डज इनेट इम्यूनिटी वर्क। तो इसको समझने के लिए भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन हैं। एक है पर्सन 1, ये हैं भाई साहब, और दूसरे ये रहे पर्सन 2। इन दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। और आप लोग ये जानते ही होंगे कि जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते हैं तो अल्टीमेटली उन दोनों में झगड़ा ही होता है। तो ऐसा क्या करें कि इनके बीच में झगड़ा ना हो। इसको अभी होल्ड पर रखते हैं और साथ में लेकर के चलते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल इसी के साथ, और दोनों को साथ साथ समझते चलेंगे। अभी कोविड वाला एक टाइम आया था, एक फेज आया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो भाई ये रेड जोन है, मतलब ये आपका कंटामिनेटेड जोन है। यहाँ पे पैथोजन भाई साहब भर भर के बैठे हैं।
आप गए नहीं, वो आपसे मिले नहीं और आप बीमार हुए नहीं, तो ये है आपका कंटामिनेटेड जोन। अब मेरे से बोले कोई कि कंटामिनेटेड जोन में नहीं जाना है क्योंकि कोविड का वायरस बैठा हुआ है और जैसे ही जाओगे मिले बिना रुकेगा नहीं आपसे, तो मैं क्या करूँगी, मैं तो जाऊँगी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जैसे हेल्थ लाइन वर्कर्स, उन लोगों को जाना ही पड़ेगा। तो जो इनेट इम्यूनिटी है उसके काम करने का पहला तरीका यही है कि जितना हो सके उतना पैथोजन के साथ इंटरेक्शन ना हो, उतना पैथोजन के साथ मेल मिलाप ना हो। भाई जब पता है पर्सन 1 को कि पर्सन 2 के साथ अगर बातचीत हुई तो एंड में लड़ाई ही होनी है, तो बेटर ये ना हो कि ये दोनों एक दूसरे को मिले ही ना, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ही ना हो। सही बात। तो इनेट इम्यूनिटी का जो पहला तरीका होता है, स्टेप 1 होता है काम करने का, वो होता है आपका अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब कि इस वाले एरिया में पहली बात तो आप जाओ ही मत। मेरे से कोई बोलेगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस एरिया में जाना ही पड़ेगा, उन लोगों की मजबूरी है यहाँ जाना। तो उन लोगों के लिए अवॉइडेंस पॉसिबल नहीं है। तो अगर अवॉइडेंस पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो इनेट इम्यूनिटी का दूसरा तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि भाई आपके डॉक्टर्स हुए, नर्सेज हुए, ये लोग वहाँ जाएंगे और कोविड भाई साहब वहीं बैठे हैं, तो अगर ये वहाँ जाएंगे और ये कोविड भाई साहब उनसे मिले ना, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं ये कुछ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लें। जैसे ये लोग पीपीई किट्स यूज़ कर सकते हैं बचाव के लिए, ये लोग ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ये लोग मास्क यूज़ कर सकते हैं, रेगुलरली सैनिटाइज़र लगा सकते हैं। इन लोगों ने एक प्रोटेक्शन ले ली, लेकिन चांसेस तो अब भी हैं कि कोविड जो भाई साहब हैं उनसे ये लोग कांटेक्ट में आ ही जाएं। तो तीसरा जो तरीका होता है इनेट इम्यूनिटी के काम करने का, वो होता है आपका टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि इनको हम वैक्सीनेटेड कर दें पहले से ही, और इनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि अगर पैथोजन मान ही नहीं रहा है बॉडी में घुसने से, तो अगर वो जाए तो एटलीस्ट हमारी मेमोरी सेल्स तैयार हों एक थाल लेकर के उनका स्वागत करने के लिए। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे इनेट इम्यूनिटी काम करती है। कि भाई सबसे पहले तो जितना ज़्यादा हो सके उतना पैथोजन के साथ इंटरेक्शन अवॉइड करना है। लेकिन पैथोजन के साथ ऐसा हो रहा है कि इंटरेक्शन अवॉइड हो ही नहीं रहा है, तो उस केस में आप लोग कुछ प्रोटेक्शंस यूज़ कर सकते हैं जिनको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। लेकिन रेजिस्टेंस यानी कुछ प्रोटेक्शंस यूज़ करने के बाद भी चांसेस रह जाते हैं कि आपका इंटरेक्शन यानी पैथोजन मिले बिना आपसे माने नहीं, मतलब आप जाएं और वो आपसे मिले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में जो तीसरा तरीका इनेट इम्यूनिटी यूज़ करती है वो है आपका टॉलरेंस। और इस टॉलरेंस में होस्ट के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाए कि अगर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो भी जाता है
तो इतना सीवियरिटी डेवलप ना हो कि पैथोजन का कि आपका जो होस्ट है वो बहुत ज़्यादा उसका डैमेज होने के चांसेस हों। आगे आपकी बात समझ में? तो ये वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इन दोनों की बन नहीं रही थी, तो सबसे पहला जो तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही ना आए, अवॉइडेंस। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ना आए, क्योंकि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ भी एक ही रास्ते से जाते हैं। रोज़ गार्डन जाते हैं सुबह सुबह वॉक करने, तो भी एक ही गार्डन में जाते हैं और एक ही रास्ते से जाते हैं, और नेबर्स हैं दोनों। तो आपका अवॉइडेंस तो पॉसिबल नहीं है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। तो दूसरा तरीका क्या होगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा कि भाई चलो आमने सामने तो आ रहे हो लेकिन बातचीत नहीं करनी। क्योंकि लड़ाई क्यों हो रही थी इन दोनों के बीच में? क्योंकि ओपिनियंस जो थे उनमें डिफरेंस था। तो दूसरा तरीका होगा कि भाई बातचीत मत करो। लेकिन ये जो P1 है इसका स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि ये बात किए बिना नहीं रह सकता, मतलब इसको थोड़ा पोक करने की आदत है। तो तीसरा तरीका होगा कि जो P2 है ये अपने आप को थोड़ा सा सहनशील बना ले, और अगर ये अपने आप को थोड़ा सा सहनशील बना लेता है तो इसकी बातों को सुने और दूसरे कान से निकाल दे। तो इन दोनों में फाइट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहला जो कंपोनेंट था वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो होती क्या है और ये अडेप्टिव इम्यूनिटी से कैसे अलग होती है। आखिर अडेप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्यों कहा जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट से पहले हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी देख लेते हैं। देखो भाई, इन्नेट इम्यूनिटी, तो मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही बताया था कि बहुत भोली है, कोई भी आ जाए उसको एक तरीके से ट्रीट करती है। इसको नहीं पता कि बैक्टीरिया को मारने का तरीका अलग है, वायरस को मारने का तरीका अलग है, प्रोटोजोआ को किसी और तरीके से ख़त्म किया जाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है आपका नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो ब्रॉड नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये आपकी तभी से होती है बॉडी के अंदर जब हम लोग पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो वो टाइम के साथ डेवलप होती है। मतलब जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर पैथोजन के इंटरेक्शन में आएंगे, जैसे ही आपका मेल मिलाप होगा किसी पर्टिकुलर एंटीजन से या फिर किसी पर्टिकुलर पैथोजन से, तो वहाँ पर बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल्स बनती हैं। पहले इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद दो तरीके की सेल्स बनेंगी, पहली प्लाज्मा सेल्स और दूसरी मेमोरी सेल्स। अब जो आपकी प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो तो उस पैथोजन को उस वक्त ख़त्म कर देती हैं, लेकिन बाद में मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। और उन मेमोरी सेल्स का काम क्या होता है कि अगर आने वाले टाइम में वो पैथोजन दोबारा से घुसने की हिम्मत करता है सेम होस्ट के अंदर, तो उसको जल्दी से पहचान के मेमोरी सेल्स उसको जल्दी से पहचान लेती हैं और जल्दी से सिग्नल चला जाता है कि भाई ये तरीका था इनको मारने का, और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होकर के उसको जल्दी से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है।
मतलब इसके पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती अपनी, नॉन स्पेसिफिक होती है और आपकी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। दूसरा, एक्ट एज प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। कि फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है। प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है कि जैसे ही पैथोजन बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो उसे इस स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये जो स्किन है ये इन्नेट इम्यूनिटी का मैकेनिकल बैरियर है। तो सबसे पहले जो फॉरेन मॉलिक्यूल है उसको इन्नेट इम्यूनिटी से गुजरना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अभी हम लोग अपने पहले कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि है मैकेनिकल बैरियर, इन्नेट इम्यूनिटी का पहला कंपोनेंट। तो जो पहला कंपोनेंट था हम लोगों ने ओवरव्यू में देखा था वो था मैकेनिकल बैरियर, और मैंने आपको बता भी चुकी हूँ 2 बार कि जो हमारा स्किन का सरफेस होता है वो इम्परवियस होता है अनटिल और अनलेस हमारी बॉडी कहीं से कटी, छिली और जली ना हो। फॉरेन पैथोजन इसमें ऐसे नहीं घुस सकता क्योंकि एपिडर्मल और डर्मल लेयर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। क्लियर? तो जो स्किन का सरफेस है वो इम्परवियस है, जिसकी वजह से फॉरेन पैथोजन बॉडी में आसानी से एंटर नहीं कर सकता। प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल मतलब पैथोजन। और ये जो स्किन होती है इसके ऊपर आपकी 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मल लेयर और दूसरी डर्मल लेयर, और दोनों ही लेयर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं। तो एपिडर्मल and dermal region is tightly packed. Clear? एक चीज और है कि जो आपका डर्मल रीजन होता है, ये जो डर्मिस रीजन होता है, इस डर्मिस रीजन के अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, और ये वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो एमएससी की हेल्प से पेप्टाइड को प्रेजेंट करती हैं हेल्पर टी सेल के सामने और साइटोटॉक्सिक किलर सेल के सामने। और जैसे ही पेप्टाइड जो है वो इन दोनों सेल के सामने प्रेजेंट होता है वैसे ही बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो जो डर्मिस रीजन है, तो ये जो डर्मिस रीजन है, इस डर्मिस रीजन के अंदर आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, आपकी कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं।
जिनको आप क्या कहते हैं, APCs। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बात हो गई आपके पहले कंपोनेंट की, जो कि है मैकेनिकल बैरियर। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, और मैंने आपको खाने वाला एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ही आप रोज़ाना कुछ ना कुछ खाना खाते हैं तो उसके साथ भी तो हो सकता है कि पैथोजन एंटर कर गया हो, लेकिन क्योंकि स्टमक का pH बहुत एसिडिक होता है तो वहाँ जाकर पैथोजन को अल्टीमेटली मार लिया जाता है, पैथोजन की डेथ हो जाती है। तो दूसरा जो बैरियर है वो होगा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, या फिर उसको आप केमिकल बैरियर भी बोलते हैं। तो इसमें आप क्या क्या रख सकते हैं, इसमें इंक्लूड होता है आपका आपके टमी का एसिडिक pH, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। इसके अलावा जो आपके आंसू होते हैं उनमें भी कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैथोजन को मारने का काम करते हैं। हमारा म्यूकस हुआ, सलाइवा हुआ। अभी हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके अगर हम नाम की बात करें तो बीटा डिफेंसिन हुए, रेज थर्ड गामा हुआ। और ये जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं ये नेचर में बैक्टीरियोलिटिक होते हैं, मतलब ये पैथोजन का लाइसिस कर देते हैं, और जैसे ही पैथोजन का लाइसिस होगा अल्टीमेटली डेथ। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि सर्टेन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कौन कौन से, सच एज बीटा डिफेंसिन एंड रेज थर्ड गामा आर प्रेजेंट in our body, और ये बैक्टीरियोलिटिक होते हैं। अगर हम अपने लंग्स की बात करें और अपनी इंटेस्टाइन की बात करें तो उनमें स्पेसिफिक तरीके की सेल्स होती हैं जिनको हम पैनिथ सेल्स बोलते हैं। और वो जो पैनिथ सेल्स होती हैं वो बहुत सारी चेन बनाती हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की, यानी बैटरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड। एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एक से अटैच दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, एंड सो ऑन। तो आपकी जो लंग्स हैं, इन इंटेस्टाइन एंड लंग्स, आपकी स्पेसिफिक तरीके की सेल्स होती हैं पैनिथ सेल्स। और ये जो पैनिथ सेल्स हैं ये बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड सिक्रीट करते हैं, और जो एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड हैं वो बैक्टीरियोलिटिक होते हैं नेचर में। पेप्टाइड्स, ये आप लोग जानते ही हैं कि दे आर बैक्टीरियोलिटिक इन नेचर। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे कंपोनेंट की, और वो तीसरा कंपोनेंट क्या था? तीसरा कंपोनेंट था सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, जो हम लोग बात कर रहे थे कि ये इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच का पुल होता है।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलो, तो तीसरा कंपोनेंट क्या है? सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स। तो ये जो सिक्रीटेड कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक तरीके की सेल्स इनको सिक्रीट करती हैं, जिनको बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। तो ये जो हमारी हिपैटोसाइट्स होती हैं, ये बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स अलग अलग तरीके के सिक्रीट करती हैं, जो कि अलग अलग फंक्शन में रोल प्ले करते हैं। अभी ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये क्या क्या करेंगे? पहला, ये पैथोजन को मारेंगे। दूसरा, जो सेलुलर डेब्रिस है, उस सेलुलर डेब्रिस को ये रिमूव करेंगे। और तीसरा, जो अडेप्टिव इम्यून सेल्स हैं, मतलब जितनी भी आपकी अडेप्टिव इम्यून सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। एक्टिवेटिंग द अडेप्टिव इम्यून सेल्स। ठीक है। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच का ब्रिज होते हैं, मतलब दोनों के बीच की कड़ी हैं। इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। किस तरीके से? कि देखो, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बाद में जा कर के ये जो कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं, ये अडेप्टिव इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो हैं तो कंपोनेंट इन्नेट इम्यूनिटी के, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी से स्टार्ट करने के बाद ये अडेप्टिव इम्यून सेल्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। इस वजह से ये दोनों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड कंपोनेंट। अभी हम लोग बात करेंगे अपने चौथे कंपोनेंट की। तो चौथा कंपोनेंट क्या था? चौथा कंपोनेंट था सेलुलर कंपोनेंट्स। कि कौन कौन से योद्धा हैं, कौन कौन से सैनिक हैं, और उन सैनिकों का नाम क्या है, और उनमें से कौन से सैनिक हैं जो फेगोसाइटोसिस कराते हैं, कौन कौन से सैनिक हैं जो कि आपका ऑप्सोनाइजेशन में इंक्लूड होते हैं। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं उन योद्धाओं की सेलुलर कंपोनेंट्स में। तो फोर्थ है सेलुलर कंपोनेंट्स। तो सेलुलर कंपोनेंट्स में अलग अलग तरीके की सेल्स होती हैं, और वो जो सेल्स हैं,
वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? ये है आपकी न्यूट्रोफिल्स हो गई, आपकी बेसोफिल्स हो गई, आपकी ओसिनोफिल्स हो गई, एपिथेलियल सेल्स। अगर हम ब्लड के अंदर बात करते हैं तो जो इनेट इम्यून सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर, वो होती हैं मोनोसाइट्स, यानी वो योद्धा जो ब्लड के अंदर हैं और इनेट इम्यूनिटी के योद्धा हैं वो हैं मोनोसाइट्स इन ब्लड। और जो योद्धा टिश्यूज़ में काम करते हैं वो हैं आपके मैक्रोफेजेस। ये काम करते हैं टिश्यूज़ में। तो बेसिकली जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये वाली, और ये जो मैक्रोफेजेस हैं, ये दोनों आपकी फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करती हैं फेगोसाइटोसिस में, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और जो हमारा पहला प्रोसेस होने वाला है इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है, तो बाकी का जितना भी पोर्शन है इनेट इम्यूनिटी का, जैसे आपके प्रोसेस हो गए ऑप्सोनाइजेशन के बारे में, इन्फ्लामेशन के बारे में, फेगोसाइटोसिस के बारे में, और जो फेगोसाइटोसिस में एंजाइम जो इंक्लूड होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में।